पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान जो था उसकी फाइट उस यंग मास्टर के साथ हो चुकी थी। ये फाइट बहुत ज्यादा कमाल की होती है। यंग मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए चैंतियान को मारने की कोशिश में लगा हुआ था। उसके बाद जितने भी अटैक होते हैं वो सारे अटैक का यूज कर लेता है, लेकिन फिर भी चैंतियान के सामने उसका मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। चैंतियान उसको खूब मारता है, मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। पर जब चैंतियान यहाँ पर जीतने ही क्या हुआ था कि वहां पर एक दूसरा एल्डर आकर पहुंच चुका था जो कि उसी यंग मास्टर का था और उसने चैंतियान के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से चैंतियान बहुत बुरा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी इसका एम्परर की पावर ने उसको वहां पर रिकवर कर दिया था और उसके बाद तो वो चैंतियान सभी को उनकी औकात दिखा चुका था। वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, वो सबको वहां पर मारकर ये राउंड जीत चुका था, जो देखकर सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वूगिन को देखते हैं। वो चैंतियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर आने के बाद वो बिल्कुल हैरान रहती कि ये कैसी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। चैंतियान उससे कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हें होश आ गया, और अगर तुम्हें होश आ गया तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि उस टाइम ना बहुत अर्जेंट था, इस वजह से मैं तुम्हें तुरंत के अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ले आया। उस टाइम तुम्हारे ऊपर अटैक लगा था तो तुम्हारी जान बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं तुम्हारी सोल को बचा पाया तो मैं उसको यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। मेरे पास तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी है जो अटैक लगने की वजह से बिल्कुल बेजान हो चुकी है। तुम्हारी सोल बाहर है और तुम्हारा शरीर अलग है। तो वूगिन जो थी उसकी सोल चैंतियान से कहने लग जाती कि आखिर इन सब चीज का मतलब क्या है। तुम यहाँ पर मेरी सोल को, मेरी बॉडी को बचाकर क्या करोगे, क्योंकि मैं अपनी सोल के अंदर थोड़ी ना जा सकती हूँ वापस। अब तो मैं मर चुकी हूँ, मेरी सिर्फ सोल बची हुई है। तो चैंतियान कहता है कि नहीं, मेरे पास एक तरीका है, मैं यहाँ पर ना तुम्हें वापस से पहले जैसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी सोल को तुम्हारे शरीर के अंदर डाल दूंगा, जिसके बाद तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी। तो वो वोकिन जो थी वो कहने लग जाती कि क्या तुम ये कर पाओगे, ऐसा पॉसिबल भी है क्या? अगर तुमने ऐसा किया तो ये हेवन के खिलाफ नहीं हो जाएगा? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ, किसी मरे को वापस से जिंदा करना ये हेवन के खिलाफ होता है। तो चैंतियान कहने लग जाता है कि उसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हेवन के खिलाफ जाना ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी ये कांड कर चुका हूँ मैं। तो वूगिन जो थी वो चैंतियान से कहने लग जाती कि तुम मुझे बचा क्यों रहे? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, मैं तुम्हारी जान लेना चाहती थी, और अगर तुमने मुझे यहाँ पर ठीक कर दिया तो मैं फिर से तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर सकती हूँ। चैंतियान कहता है कि देखो अभी इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होगा ना तुम्हें वापस से जिंदा करने का, वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा, इतना पेनफुल होगा जिसे शायद तुम बर्दाश्त भी ना कर पाओ। और अगर बाय चांस तुमने बर्दाश्त कर लिया तब जाकर तुम्हें तुम्हारी फिजिकल बॉडी वापस मिलेगी और तुम पहले जैसी हो पाओगे। और मैं यहाँ पर ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सक्सेसफुल होता हूँ, मैं तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज कर देता हूँ ना, तो तुम्हारे जो एंशिएंट ब्लड लाइन है ना, उसकी पावर मुझे चाहिए। मुझे तुम्हारा एंशिएंट ब्लड ड्रॉप चाहिए, क्या तुम मुझे वो दोगी? इसके बदले ही मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वूगिन तो यहाँ पर इस चीज के लिए तुरंत ही तैयार हो चुकी थी। जिसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर और दूसरे वाला जो एम्पायर था वो दोनों यहाँ आते हैं और अपनी पावर का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इस फॉर्मेशन का नाम था सोल रीबर्थ फॉर्मेशन, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये किसी भी तरह की सोल को वापस से जिंदगी देने में हेल्प करता है। इंसान के अंदर जो भी रीजनरेटिव पावर होती है जिसके बारे में इंसान समझ भी नहीं पाता, ये उसको उसके पीक पर ले जाता है। और एक बार रीजनरेटिव पावर किसी सोल की पीक पर पहुंच गई ना, तो वो वापस से अपने शरीर के अंदर जा सकता है। हालांकि ये प्रोसेस मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन इस वूगिन के पास जो इसकी एंशिएंट ब्लड लाइन की पावर है वो इस चीज में उसकी हेल्प करेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये इस चीज को पास कर जाएगी। अगर ये काम हो गया तो हम यहाँ पर लाइफ और डेथ के सर्कल को ब्रेक कर देंगे। किसी मरे हुए इंसान को हम वापस से जिंदा कर पाएंगे। ये काम तब तक ही किया जा सकता है जब उस मरे हुए इंसान की सोल हमारे पास मौजूद हो। वहाँ पर एक अजीब सा वो घड़ी आती है ना, जिसमें ऊपर से नीचे रेत गिरता है, वो आ चुका था और ऊपर से उस सोल को नीचे जहाँ पर शरीर रखा हुआ है वहां तक के गिरना होगा। उसके बाद ही ये दोनों आपस में मर्ज हो सकते हैं। लेकिन ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इतना ज्यादा खतरनाक था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वूगिन की सोल जो थी वो इतनी ज्यादा तकलीफों से गुजर रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। आसमान से बिजलियां गिर रही होती है, आसमान में एक अजीब सा फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था जो कि हेवन की तरफ से आया हुआ था। क्योंकि हेवन के रूल को तोड़ने की वजह से हेवन जब भड़कता है तो वो किसी भी तरह के अटैक को भेज देता है उसके रूल को तोड़ने वालों के ऊपर। तो यहाँ पर ये आसमान फटा था और उसके अंदर से बिजलियां गिर रही थी वूगिन की सोल को डैमेज करने के लिए, ताकि उसकी सोल ही खत्म हो जाए। तो उसके बाद वो वापस से जिंदा हो ही नहीं पाएगी। चैंतियान, स्वॉर्ड एम्पायर और बाकी
कि वो दूसरा वाला जो एम्पर था तीनों के तीनों अपनी पावर का यूज करते हुए उस वुकिन के सामने एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा चुके थे ताकि ये जो हेवन का अटैक आ रहा है वो वुकिन की जान ही ना ले ले। और इसके बाद देखते ही देखते दोनों की बॉडी को मर्ज करने का जो प्रोसेस था वो शुरू हो चुका था। ये काम जैसे जैसे शुरू हो रहा था हेवन उतना उतना भड़क रहा होता है और वो अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था। थोड़े टाइम के अंदर ही वो एम्पर को पता लगने लग जाता है कि हमें नहीं लगता कि ये वुकिन जो है इस थंडर की पावर को हैंडल कर पाएगी। ये इसकी एंशिएंट ब्लड लाइन की पावर भी ना हेवन वाले थंडर को नहीं कंट्रोल कर पा रही। ऐसा लग रहा है कि वुकिन यहाँ पर मरने वाली है, हम इसको नहीं बचा सकते क्योंकि इसके सोल के अंदर उतनी जान नहीं है कि वो हेवन को हैंडल कर सके। तो वो जो वुकिन थी वो चैंतियान से कहने लग जाती कि चैंतियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ तक कि मेरी हेल्प की और तुमने मुझे उम्मीद दिलाई कि मैं वापस से जिंदा हो सकती हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि मेरा वापस से जिंदा होना नामुमकिन है, मैं मरने वाली हूँ। तो तुम्हारा थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। पर अब अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। वो यहाँ पर बिल्कुल मरने वाली थी क्योंकि अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था हेवन के अटैक को रोकना। वो कहती है कि जिंदगी एक बार मुझे फिर से अगला जन्म देगी ना तो मैं पक्का तुम्हारा ये एहसान अगले जन्म में चुका कर रहूंगी। इतना कहने के बाद वो अपनी हिम्मत हारने लग गई थी। वो यहाँ पर मर रही होती है लेकिन चैंतियन कहता है कि ऐसे कैसे तुम्हें मरने दूंगा, मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं यहाँ पर तुम्हें वापस से ठीक कर सकता हूँ, तो मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। अब चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो चैंतियन तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को भेज चुका था उसी वुकिन जो है उसकी सोल की तरफ। चैंतियन ने अपनी लाइफ एसेंस की पावर का इस्तेमाल किया था। लाइफ एसेंस की पावर किसी भी कल्टिवेटर के लिए सबसे ज्यादा कीमती होती है, उसकी जिंदगी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब ये उसने किया दोनों एम्पायर उससे कहने लग जाते हैं कि चैंतियन बेवकूफ हो गया, पागल हो गए हो तुम अपने लाइफ एसेंस की पावर को क्यों खतरे में डाल रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन चैंतियन सुनने वाला नहीं था। वो अपनी काफी ज्यादा लाइफ एसेंस की पावर को भेज देता है उस सोल की तरफ, जिस वजह से सोल को जितनी तकलीफ हुई थी उस हेवन के अटैक को रोकने में वो सारी तकलीफ कम होने लग जाती है। और अब यहाँ पर जितनी भी तकलीफ वो सोल उठाएगा उसका काफी हद तक के हिस्सा चैंतियन भी महसूस करेगा। अब पूरा अटैक सोल पे नहीं लगेगा बल्कि आधा अटैक उस पर लगेगा, आधा अटैक चैंतियन पे लगेगा ताकि ये सोल आसानी से वो जो हेवन का अटैक आ रहा है उसको रोक सके। हर तरफ वो जो हेवन की लाइटनिंग आ रही थी वो भर चुकी थी। इतना खतरनाक ये माहौल बन गया था कि यहाँ पर अगर कोई खड़ा रहे तो जगह पे वो इंसान मर जाए। इतना खतरनाक पावर बाहर निकल कर आ रही थी लेकिन फिर भी चैंतियन की हिम्मत और ताकत और उसकी पावर काम कर जाती है। उसने अपनी पावर को दे दिया था लेकिन उसका ये प्रोसेस काम कर गया। वुकिन की सोल उसके शरीर के साथ मर्ज हो चुकी थी और जैसे ये होता है सारी की सारी चीजें वहां पर बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी। और स्टॉप होने के बाद हम देख पाते हैं कि वुकिन जो है वो वापस से ठीक हो चुकी है, वो जिंदा हो गई। चैंतियन ने एक मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदा कर दिया हेवन के खिलाफ जाकर। वुकिन बिल्कुल हैरान और बहुत ज्यादा खुश थी कि चैंतियन तुमने न जाने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है जिसको मैं सोच भी नहीं सकती कि कैसे उसको पूरा करूंगी। वो तुरंत अपने एंशिएंट ब्लड लाइन की पावर निकालती है और उसका अपना एंशिएंट ब्लड ड्रॉप जो था वो चैंतियन को दे देती है और उससे कहने लग जाती है कि चैंतियन कि ये काफी है, अगर तुम्हें और चाहिए ना मैं और देने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहो तो मेरा पूरा का पूरा एंशिएंट ब्लड निकाल सकते हो। जो तुमने आज मेरे लिए किया है ना उसके सामने ये एंशिएंट ब्लड ड्रॉप कोई मामूली चीज है। चैंतियन कहता है कि नहीं अभी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरी हेल्प कर देना। वैसे अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है, तुम लॉन्गफू एम्पायर के अंदर वापस जाने वाली हो या कहाँ जाओगे? तो वुकिन कहने लग जाती है कि मैं वहां पर जा तो सकती हूँ लेकिन जाऊंगी नहीं। मैं लॉन्गफू एम्पायर की वफादार हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। अगर मैं वहां पर गई ना तो सबसे पहले वो लोग मुझे ही मार डालेंगे। एक तो पहली बार उन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की, तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन अगली बार कौन बचाएगा? इसलिए अब मुझे उस लॉन्गफू एम्पायर वालों से नफरत है, मैं उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। लॉन्गफू एम्पायर वालों ने मेरी जान बचाई थी लेकिन उन्होंने अब मेरी जान लेकर ना सब कुछ बराबर कर दिया। अब कोई एहसान नहीं है उन लोगों का मेरे ऊपर। तो चैंतियन कहता है कि फिर तुम्हारा अब अगला प्लान क्या है, तुम कहाँ जाने वाली हो, कुछ सोचा है या फिर ऐसे ही भटकते रहोगी? अगर तुम्हारा कहीं पर भी जाने का प्लान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, तो क्यों ना तुम यहीं पे रह जाओ मेरे साथ। तुम्हें यहाँ पर वैसे कोई परेशानी होने नहीं वाली है और तुम यहाँ पर खुद को अच्छे से रख पाओगे, हम तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सुनकर वुकिन कहने लग जाती कि तुम मुझे अपने साथ रखोगे ये जानते हुए कि मैं एक तुम्हारी दुश्मन थी जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं आगे भी चलकर वापस से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूं, तुम फिर क्या करोगे? तो ये सुनकर चैंतियन कहता है कि क्या तुम सच में मुझ पर अटैक करोगी? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम आइंदा कभी भी मुझ पर अटैक करने के बारे में सोच सकती हो। तो वुकिन कहने लग जाती है कि बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे पर अटैक करने के बारे में ना सपने में भी अब नहीं सोच सकती। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ क्योंकि ये जान जो मुझे मिली है वो तुम्हारी ही दी हुई है। तो बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तुम जो खतरनाक से खतरनाक काम मुझे करने कहोगे ना मैं आंख बंद करके वो कर दूंगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चैंतियन भी कहता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें जल्दी बात समझ में आ गई।
अगले सीन में चैंथियान को हम उस बंदे के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। जब चैंथियान वो पावरफुल स्वॉर्ड को लेने गया था ना, तो यही बंदा चैंथियान से लड़ने के लिए आया था ताकि वो उससे वो स्वॉर्ड हासिल कर सके। तो यहाँ पर चैंथियान और उस बंदे के बीच में एक कमाल का बैटल हो रहा था। उसी बंदे ने चैंथियान को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो उसके साथ फाइट कर सके। तो चैंथियान उसके बुलाने पे यहाँ पर पहुंच गया। ये दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे थे और ये फाइट जो होती है वो एक फ्रेंडली फाइट होती है, जिस फाइट में आसानी के साथ चैंथियान जो था वो जीत चुका था। वो बंदा चैंथियान से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने सुना कि तुम यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को और ज्यादा मास्टर कर चुके हो, तुम्हारी टेक्निक पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाता हूँ, हम दोनों फाइट करेंगे और तुम्हारी टेक्निक को देखकर मैं भी कुछ सीख पाऊंगा, ताकि मैं भी आगे चलकर अपनी टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल कर सकूँ और खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूँ, क्योंकि तुम बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हो। तो चैंथियान कहता है कि क्या है यार, तू दिन भर मेरे बारे में ही सोचता रहता है। पिछली बार जब मैंने तुझे हराया था तब भी तू यही कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बंदा हूं। तो आज भी वही कह रहा है। तूने इतने टाइम तक कल्टीवेशन नहीं की क्या? क्योंकि तू मुझे वैसा ही लग रहा है जैसा कि पहले हुआ करता था। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुझे तब से देखता हुआ आ रहा हूँ जब तूने उस वुयू के साथ फाइट की थी। तेरी फाइट उस टाइम इतनी कमाल की थी ना कि मैं तुझसे इंप्रेस हो गया था, और तभी से मैंने सोच लिया था कि तू कोई मामूली बंदा नहीं है। अगर तू मेरी भी हेल्प करे टेक्निक वगैरह सीखने में तो तू मुझे भी सिखा सकता है, जबकि मैं खुद एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हूँ, पर तब भी तुझसे सीखना चाहता हूँ। तो चैंथियन कहता है कि बात तो सही है, लेकिन तू अब मुझे इतना सॉफ्ट और इतना नरम दिल का क्यों लग रहा है? तेरे अंदर पहले जैसी वो गर्मी नहीं है। जब मैं पिछली बार तुझसे फाइट किया था, तू रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक कल्टिवेट करता है ना, तो रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक तुझे इतना इमोशन से भरा हुआ क्यों बना रही है? जब एक इंसान रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट करता है तो वो इमोशनलेस होना चाहिए, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। बट अब तुझे देखकर ऐसा लग रहा है ना कि तेरे अंदर फीलिंग्स भरी हुई है। किसके लिए फीलिंग भर के रखा है? क्या तुझे कोई लड़की मिल गई है क्या, जिसकी याद में तू ऐसा बना हुआ है और तू अपनी रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक को भी उतना ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा? तो वो बंदा कहने लग जाता है कि यार तू तो मुझे देखते साथ ही समझ गया। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है एक लड़की जिससे मैं प्यार करने लग गया हूँ। लेकिन मेरे फादर हमेशा कहते थे कि लड़कियां जो होती है ना वो मुसीबत का सिग्नल होती है। जब भी लड़के के पीछे भागोगे तुम उतनी ज्यादा मुसीबत में पड़ते जाओगे। लड़कियां जितनी ज्यादा सुंदर होती है मुसीबत भी आने वाली उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है। और जब सब कुछ यहाँ पर मेरे लग चुके हैं तब जाकर मुझे मेरे फादर की बात याद आ रही है कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। चैंथियन कहता है कि यार बात तो घुमा क्यों रहा है, तू सीधे सीधे बताना कि तू कहना क्या चाहता है। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि एक लड़की थी जिससे मैं प्यार करने लग गया था। वो लड़की इतनी ज्यादा सुंदर थी ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। हम दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ घूमने जाया करते थे और एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही एक प्रिंस था जिसकी नजर उस लड़की के ऊपर चली गई और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उस प्रिंस की हत्या कर दी। न जाने मुझे ऐसा कैसा गुस्सा चढ़ा था कि मैंने उस प्रिंस को जान से मार डाला, और ये मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसकी वजह से वो जो प्रिंस के सेक्ट वाले थे वो इतने ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने मुझ पर और मेरे फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया। वो लोग मुझे मारना चाहते थे। मुझे बचाने के चक्कर में मेरे फादर बीच में और उन्होंने उनके साथ फाइट की। मेरे फादर का बैटल बहुत बढ़िया चला उन प्रिंस की फैमिली वालों से, लेकिन मेरे फादर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए। और अब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मेरे फादर जो कह रहे थे ना वो सच था। अगर मैं लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा होता तो आज मेरी हालत ये नहीं होती, और उसी वजह से मैं उस टाइम से अभी तक कि अपना ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाया हूँ, ना ही मैं अपनी रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक को ढंग से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी की तो लग चुकी है, इसलिए तुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर कोई काम करने में मेरे अटैक भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ नहीं समझ रहा कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे कुछ सिखा दे तू। इसलिए मैं तुझे यहाँ पर बुलाया था ताकि तू मुझे कुछ सिखाएगा तो मैं वापस से पहले जैसा हो पाऊंगा। तो चैंथियन उसे कहना चाहते कि देख, रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक का कल्टीवेट करना इसका मतलब ये नहीं है कि तू एकदम ही रूथलेस हो जाए। तू जब कोई टेक्निक सीखता है तो किसी न किसी चीज के लिए सीखता है ना कि तू अपनों को बचा पाएगा, दुश्मनों का मुकाबला कर पाएगा, अपने आप की जान बचा पाएगा। तो आखिर तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि तेरी ये जो फीलिंग्स है लड़कियों को देख के या प्यार को अपने अंदर महसूस करके आई है वो तेरी रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक को कमजोर कर रही है। तू ये सोच कि तेरी रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक है उन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो तेरे अपने हैं। जब तू ऐसा सोचेगा ना तो तुझे समझ में आएगा कि तूने कोई गलती नहीं की है, बस तू अपने आप को खुद से कमजोर समझ रहा है, इसलिए तू अपनी स्वॉर्ड को ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। चैंथियन यहाँ पर उसको एनलाइट करने की कोशिश कर रहा था, उसको समझा रहा था कि वो कौन से गलत रास्ते पे गया है, उसको सीधे रास्ते पे आना चाहिए। और जब यहाँ पर उस बंदे को ये समझ में आता है उसके अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। वो बंदा इतना ज्यादा खुश होता है कि चैंथियन तुमने तो कमाल कर दिया, जो मैं नहीं सोच पा रहा था तुमने मुझे वो सिखा दिया। अब मैं यहाँ पर अपनी रूथलेस स्वॉर्ड टेक्निक को अच्छे से समझ पा रहा हूँ, उसको महसूस कर पा
रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरा ब्रेक थ्रू भी होने वाला। चैंतियन तुम तो कमाल के इंसान हो, तुमने आज जो मेरी हेल्प की है ना, मैं इसको कभी नहीं भुला पाऊंगा। चैंतियन यहाँ पर खुशी हो रहा था कि तभी वहाँ पर एक बंदा आकर पहुंच जाता है जो अंधाधुन आते हुए चैंतियन के ऊपर अटैक करने लग गया था। चैंतियन उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और उससे पूछ रहा था कि आखिर तू है कौन और तू यहाँ पर मुझे मारने क्यों आया? मैं तो तुझे जानता भी नहीं, क्या तुझे लॉन्गफू एम्पायर वालों ने भेजा है? लेकिन वो बंदा कहता है कि तू मेरे बारे में जाने, तेरी इतनी औकात नहीं है, मैं बस यहाँ पर तेरी जान लेने के लिए आया हुआ हूँ जो मैं लेकर रहूंगा। जरा मुझे दिखा कि तेरे अंदर कितना जिगरा है और तू कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है मुझे रोकने के लिए। पर ये बंदा था कौन, वो क्यों आया था चैंतियन की जान लेने के लिए, ये सारी चीजें अभी हमें नहीं दिखाई जाती है, लेकिन लगता है कि चैंतियन इसका बजाने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।